हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और स्वागत करने के साथ साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से अपना जीवन जी रहे होंगे, अर्थात हंसमुख रहकर, स्वस्थ रहकर, खुश रहकर, मनोरंजन, खेल कूद सबको शामिल करके पढ़ाई पर विशेष ध्यान अवश्य दे रहे होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं। हमने अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका का पाठ 5 शुरू कर दिया है। नाम है मधुबनी चित्रकला, मिथिला चित्रकला। जी हाँ, मधुबनी चित्रकला को मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है और इसकी एक खास विशेषता रहती है कि इसमें जो भी बाउंड्री के अंदर, सीमा रेखा के अंदर जो भी चित्र बनाए जाते हैं, कहीं भी खाली जगह नहीं रहती है, सब कुछ भरते ही हैं। इसमें आप देख सकते हो, यहां भी कहीं भी एक भी जगह खाली नहीं दिख रही है। ऐसा माना जाता है लोक संस्कृति के अनुसार कि खाली जगह रहती है तो बुरी आत्मा प्रवेश कर जाती है, इसलिए डिजाइन ऐसे की जाती है इस चित्रकला को कि कोई भी स्थान खाली जगह या कोई भी खाली जगह ना रहे या कोई भी स्थान खाली ना रहे। कुछ भी पत्ते, फूल, पशु पक्षी कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाना है फुल तो इसको भरना ही है। इस वीडियो में हम करेंगे मधुबनी चित्रकला के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। तो आ जाइए मेरे साथ, करते हैं शुरुआत। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ही है, मधुबनी चित्रकला क्या है, परिचय दीजिए। क्या मिथिला चित्रकला ही मधुबनी चित्रकला है? यस, देखिए, मधुबनी चित्रकला जो कभी जमीन, भित्ति समझ गए, जमीन तो भूमि है, भित्ति मतलब दीवार, भित्ति का अर्थ दीवार, जमीन, भित्ति और कपड़े को पट भी कहा जाता है, सीमित था। पहले क्या है कि पहले सिर्फ जमीन, भित्ति और कपड़े तक ही सीमित था मधुबनी चित्रकला का रूप, लेकिन धीरे धीरे कागज और कैनवास पर भी इसका अंकन होने लगा। पहले इन चित्रों में कलाकारों द्वारा निर्मित प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, किंतु अब कृत्रिम रंगों का उपयोग होने लग गया। मिथिलांचल की इस लोक चित्रकला को मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। मिथिलांचल इस लोक चित्रकला को मधुबनी चित्रकला या पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। मधुबनी चित्रकला में रंग, विषय, शैली और चित्रकार वर्ग में विविधता भी रही है। कई तरह के, मतलब कई प्रकार के हैं। जैसे संभ्रांत या उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्होंने अलग रंगों का प्रयोग किया। फिर वहीं दलित वर्ग है, उन्होंने अलग रंगों का प्रयोग किया। ब्राह्मण वर्ग ने अलग रंगों का, स्टाइल वही रहेगा, रंगों का अलग अलग प्रयोग किया। इनमें रेखा और रंगों के अनेक सूक्ष्म प्रयोग मिलते हैं। रेखा, लाइन 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 भी इतनी कि कहीं जगह खाली ना रहे। या फिर दिया है रंगों के साथ इनमें रेखा और रंगों के अनेक सूक्ष्म प्रयोग मिलते हैं। चित्र के किनारों को बॉर्डर से घेरा होना अनिवार्य है। जो भी चित्र होगा वो बॉर्डर के भीतर ही होगा, चाहे तो कुछ भी हो, कुछ भी बना दो, चिड़िया, पत्ते, लेकिन वो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे यदि ये डिजाइन है, ये डिजाइन 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 चली आ रही। अब ये बहुत दूर दूर है तो यहाँ खाली जगह दिख रही है, तो इसमें बहुत पास पास कर देंगे तो ये खाली जगह भी भर जाएगी, भर जाएगी, भर जाएगी, भर जाएगी, भर जाएगी, और इस तरह से। अर्थात यही मधुबनी चित्रकला की खास बात यह है कि इसमें कहीं भी खाली जगह नहीं होती है। मधुबनी चित्रकला में रंग, विषय, शैली और चित्रकार वर्ग में विविधता रही है। इनमें रेखा और रंगों के अनेक सूक्ष्म प्रयोग मिलते हैं। चित्र के किनारे बॉर्डर से घिरा होना अनिवार्य होता है और दोहरी रेखाओं वाली किनारी में मछली, अब जैसे डबल रेखा है, इस तरह से बना दी, ठीक है, तो अब इसमें कहीं मछली बना देंगे, बॉर्डर में घिरा होना, और दोहरी रेखा वाली किनारी में मछली, फल, चिड़िया आदि का अंकन हो जाएगा। फूल बना दिए, चिड़िया बना दी, इस तरह से। सीमा रेखा यानी किनारी, मतलब जो भी बॉर्डर रहेगी उसकी अंदर चित्र, दृश्य या प्रसंगों में जरूरी होता है कि रेखा और रंग से कोई स्थान खाली ना बचे। खाली स्थानों में को भरने में प्रकृति और पशु पक्षियों के चित्र सहायक होते हैं। मिथिला को चित्रकारी यानी मधुबनी पेंटिंग का संबंध मधुबनी चित्रकला या
मिथिला चित्रकला एक ही है, मिथिला चित्रकला भी आ सकती है और मधुबनी। मिथिला को चित्रकारी यानी मधुबनी पेंटिंग का संबंध विशिष्ट या विभिन्न पूजा पाठ और मांगलिक अवसरों से तो रहा ही है, साथ ही साथ उनका एक प्रमुख भाग तांत्रिक उद्देश्यों से भी जुड़ा है। यहाँ के चित्रों में 4 महादेवियां, कौन? महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और चामुंडा के चित्रांकन के साथ ही काली, कमला, तारा, छिन्नमस्ता, मातंगी, ओडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, धूमावती और बगुलामुखी, इन 10 के चित्रांकन की परंपरा भी रही है। तो जहां महालक्ष्मी, मतलब ये जो मधुबनी चित्रकला है, इसमें इन देवियों को भी शामिल किया जाता है और इनके साथ ही साथ काली, कमला, तारा, छिन्नमस्ता, मातंगी, भैरवी, भुवनेश्वरी, इनकी भी परंपरा रही है मधुबनी चित्रकला के अंदर ही। मिथिलांचल की यह मधुबनी चित्रकला रेखा प्रधान चित्र होने के कारण इसमें रेखा या रंग की अस्पष्टता दृष्टिगोचर ही नहीं होती, अर्थात रेखा और रंग, लाइन और कलर इसमें प्रमुख 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 भूमिका निभाते हैं। रेखा के द्वारा ही ये बनाई जाती है, लाइंस के द्वारा ही बनाई जाती है। बॉर्डर इसकी कितने भी बड़ा, चाहे आप इतना छोटा भी चित्र बनाओगे ना, रे भाई कहते होंगे क्या तो लाइन ही नहीं खींच पाती लाली मैडम। आप छोटा बनाएंगे तो इसमें भी दोहरी रेखा रहेगी, दोहरी बॉर्डर रहेगी और बॉर्डर भी भरी रहेगी, कहीं तो चिड़िया, ठीक, रेखा से, लाइन से, कैसी भी बना दो, कैसी भी, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो, उसकी एक अपनी। मिथिलांचल की है मधुबनी चित्रकला रेखा प्रधान है। कोई आपसे पूछे कि मधुबनी चित्रकला में प्रधानता क्या हो, आप कह सकते हो रेखा और रंग की प्रधानता है। इसमें रंग की स्पष्ट दृष्टिगोचरी नहीं होती, अर्थात कहीं रंग ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। प्रसंग या व्यक्ति के भाव की व्यंजना करा देने की प्रमुखता के बावजूद चित्र में खाली जगह को भरने या सजावट करने में कलाकार की रुचि तथा श्रम के भरपूर प्रमाण मिलते हैं कि कहीं भी खाली जगह देखने को ही नहीं मिलती, कहीं भी इतने अच्छे से उन रंगों को भरा जाता है कि आप ढूंढोगे ना, बहुत दूरबीन से भी ढूंढोगे, कहने का तात्पर्य तब भी वहां खाली जगह नहीं मिलेगी। अनार की कलम किस तरह से, जैसे कोई भी बांस की पतली सी और उसमें रुई को लपेटकर अच्छे से बनाया तो अनार की कलम हो सकती है, बांस की कुची हो सकती है, सींक या बांस की तीली में लगी हुई रुई या स्वनिर्मित रंगों के साथ रासायनिक रंगों के सहारे ही मधुबनी चित्रकला के हजारों वर्ष के प्राचीन विरासत सुरक्षित रखा गया है, हजारों वर्षों से सुरक्षित रखा गया है। बिहार की समृद्ध लोक चित्रकला की परंपरा में मधुबनी की रंगीन चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। मधुबनी जो कि लोक चित्रकला है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और जो कि हजारों वर्षों से चली आ रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न लिखा है मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? ये आपकी टंग पर होना चाहिए। कितने रूप प्रचलित हैं? मधुबनी चित्रकला के 3 रूप प्रचलित हैं। कौन कौन से? भूमि अकल्पन, भित्ति चित्रण और पेंट चित्रण। भूमि अकल्पन, भित्ति चित्रण और पेंट चित्रण। मधुबनी चित्रकला के कितने रूप होते हैं? 3। ठीक है, कौन कौन से? 1, 2 और 3। ठीक है, याद रहेगा। भूमि अकल्पन, भित्ति चित्रण, भूमि, भा से भूमि, भा से भित्ति और पेंट। तो अब भूमि अकल्पन, भित्ति चित्रण और पेंट चित्रण। अब हम करते हैं भूमि अकल्पन की बात। प्रायः हर एक संस्कृति, कोई सी भी संस्कृति रही है, उसमें भूमि अकल्पना की परंपरा जरूर रही है। उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र, सांझी, पहाड़ी क्षेत्र की आंजी, राजस्थान में मांडना, गुजरात में साथिया, दक्षिण प्रदेशों का ओलम, असम की अल्पन आदि भूमि अकल्पन के ही रूप हैं। रंगोली बनाई जाती हैं, साथिये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भूमि अकल्पन के प्रकार है। बिहार में चौका पूर्णा कहा जाता है। कोई भी पवित्र कार्य जब होता है, पूजा पाठ, तो जो पूजा पाठ के समय कलश स्थापना की जगह अनिवार्य होता है, चौक पूरते हैं, लीप कर उसको आटे या किसी भी कलर से
चौक पूरा जाता है, फिर कलश की स्थापना की जाती है। इसे ही मिथिला में अश्विन या अर्पण कहा जाता है। याद रखना कि प्रश्न आ सकता है अर्पण किसे कहते हैं या अश्विन। अश्विन और अर्पण एक ही है। मिथिलांचल में यह अरिपन किसी भी पूजा, उत्सव, अनुष्ठान या विवाह जैसे मांगलिक अवसर पर भूमि पर निर्मित चित्र हुआ करता है। विवाह के अरिपन में कमल, मछली, पुरइन मतलब कमल के पत्ते को, बांस आदि के चित्र बनाए जाते हैं। अर्थात भूमि पर किए जाने वाले चित्रांकन को भूमि आकल्पन कहते हैं। ओवरऑल यदि पूछा जाए आपसे कि भूमि आकल्पन क्या है, जो चित्र भूमि पर बनाए जाते हैं उनको भूमि आकल्पन कहा जाता है। ये सही है। अब भित्ति का अर्थ होता है दीवार। भित्ति अर्थात दीवार। भित्ति चित्र अर्थात दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र। भूमि चित्रों की तुलना में दीवार पर बनाए जाने वाले चित्रों में अधिक कलात्मकता होती है। ये स्पष्ट लिखा है यहाँ पर कि भूमि पर बनाए जाने वाले चित्रों की अपेक्षा भित्ति पर बनाए जाने वाले चित्रों में अधिक कलात्मकता होती है, अधिक क्रिएटिविटी होती है। इसकी भाव प्रवणता और कल्पनाशीलता अधिक प्रभाव निर्माण करती है। भित्ति चित्र में स्थायित्व अधिक होता है। भित्ति चित्र में स्थायित्व अधिक क्यों होता है? क्योंकि वो दीवार पर बने रहते हैं, जबकि भूमि में आना जाना और तरह तरह का है तो उनका स्थायित्व कम हो पाता है। मिथिलांचल के इन चित्रों में सर्वाधिक कलात्मकता विवाह उत्सव के कोहबर लेखन में दिखाई पड़ता है। भित्ति चित्र में यह चतुष्कोणीय अर्थात आयताकार या वर्गाकार होता है, जो अनार की डंडी की कलम तथा रुई से बनी तुलिका द्वारा बनाया जाता है। मिथिला के भित्ति चित्रों में राधा कृष्ण की रासलीला प्रमुख रूप से, भित्ति चित्र में प्रमुख रूप से आपसे पूछा जाए कि भित्ति चित्र में प्रमुख कौन कौन सी तरह की चित्रकारी की जाती है, तो आप बता सकते हैं कि श्री कृष्ण राधा की रासलीला, राम सीता विवाह, जट जटिन आदि पौराणिक, राम सीता विवाह, जट जटिन आदि पौराणिक और लोक कथा का भी चित्रण किया जाता है भित्ति चित्र में। पट चित्रण अर्थात कपड़े पर, अब ना केवल पट कपड़ों पर ही किया जाता है बल्कि कागज या कैनवास पर भी हो गया है। कवि विद्यापति के समकालीन राजा शिव सिंह, कवि विद्यापति पद्मावत के शिव सिंह काल में पट चित्रण कला का विशेष विकास हुआ। बिल्कुल ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पट चित्रण का विकास कब हुआ, तो राजा शिव सिंह जब कवि विद्यापति थे उसी काल में हुआ है। विभिन्न प्रसंगों के दृश्य कपड़े पर अंकित करने की इस परंपरा को ही पट चित्रण कहा जाता है और अब उसका विकास आज कागज या कैनवासों पर भी दिखाई पड़ता है। समझ रहे हो? पट का अर्थ होता है कपड़ा, लेकिन यदि वर्तमान स्थिति को देखा जाए, कपड़े में शामिल क्या था, जैसे हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर था ना उसमें पढ़ा था, तकिए की खोल में बनाते थे, तकिए की खोल, ठीक है, या फिर पर्दों पर बनाते थे, चादरों पर बनाते थे, चादर, पर्दे, ठीक, ये इन पर पट चित्र बनाए जाते थे। लेकिन अब इनका क्या हो गया है विकास, जो आज कागज पर और कैनवासों पर भी दिखाई पड़ता है। पट चित्रण की परंपरा ने मिथिलांचल की रंगीन चित्रकला को उत्कर्ष तथा प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया है। अब देखो, अब डिटेल में आया है बहुत अच्छा कि कोहबरी चित्रकला क्या है या कोहबर चित्रकारी क्या है, बताइए इसमें क्या किया जाता है। तो कोहबर चित्रकारी भित्ति चित्र का ही सर्वाधिक कलात्मक चित्रकारी है। जो कोहबर चित्रकारी है वो सबसे अधिक कलात्मक चित्रकारी है। नवविवाहिता दंपत्ति सर्वप्रथम ससुराल में जिस स्थान पर एक साथ बैठते हैं उसे कोहबर कहा जाता है। ओके, समझ में आया कि जो नवविवाहिता मतलब जिनका नवयुगल, जिनका नया विवाह होता है, वो दंपत्ति अर्थात जोड़ा जिस समय सबसे पहले ससुराल में जिस स्थान पर बैठते हैं साथ में, उसको कोहबर कहा जाता है। कोहबर की चित्रकारी वैवाहिक अवसर पर किसी जानकार महिला द्वारा अनार की डंडी और रुई से बनी तूलिका द्वारा विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हुए चतुष्कोणीय, वर्गाकार या आयताकार चित्रांकन उसमें किया जाता है। तो कोहबर क्या है?
कोहबर उस स्थान को कहते हैं जहां पर नव विवाहित वर वधु जिस स्थान पर आकर बैठते हैं उसको कोहबर कहा जाता है। और कोहबर की चित्रकला वैवाहिक अवसर पर ही की जाती है, जिसे कोई जानकार महिला उसको बनाती है और उसी का चित्रांकन किया जाता है। कोहबर चित्रों में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है गोसाई घर, दूसरा कोहबर घर और कोनिया बाहरी भाग। कोहबर चित्रों में 3 भाग होते हैं। मधुबनी चित्रकला के भी 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? भित्ति चित्र, भूमि, पट। ठीक, तो अब कोहबर चित्र की बात हम कर रहे हैं। गोसाई, इनके 3 भाग होते हैं, गोसाई घर, कोहबर घर और कोहबर घर का कोनिया, मतलब कोहबर का बाहरी भाग। इन तीनों जगह पर चित्रांकन के अलग अलग रूप होते हैं। कोहबर चित्रांकन चतुष्कोणीय, 4 तरह का, ऐसा भी होता है, इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी। एक तरफ ऐसा बनता है, दूसरी तरफ ऐसा। यदि मुझे हमारे गांव की बात याद है कि जब किसी का विवाह होता है, मान लीजिए ये दरवाज़ा है, ठीक, ये इसको हम दरवाज़ा मान लेते हैं, तो दरवाजे के एक तरफ बनता है एक तरफ बनता है इस तरह का और दूसरी तरफ बनता है गोल। इसको कई सारे ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है, वो भी इसी में आएगा। और इसमें कुछ आई थिंक दूल्हा दुल्हन ही होते होंगे, ऐसे बनता है कुछ। और उनको भी, क्योंकि ये है मधुबनी चित्रकला का ही रूप, ये सब मधुबनी चित्रकला का, सुंदर तरीके से इनको सजाया जाता है, सुंदर तरीके से कहीं इस तरह से बना दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, वाह मैडम आपको मधुबनी चित्रकला आती? नहीं नहीं, ये मधुबनी चित्रकला तो नहीं है, लेकिन इस तरह से हमने देखा है कि गांव में ऐसे बनाए जाते हैं। एक तरफ गोल गोल वाला रहता है, दूसरी तरफ उस तरह का रहता है। और मधुबनी चित्रकला की ये विशेषता है कि कोई भी स्थान खाली नहीं रहना चाहिए और रेखा और रंग की यहाँ प्रमुखता होती है। तो हर स्थान को बहुत अच्छे से भरा जाता है ताकि कोई भी स्थान खाली ना रहे। ऐसा माना जाता है कि खाली स्थान में बुरी आत्मा प्रवेश कर जाती है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से भर दिया जाता है, पूरी जगह को फिल कर दिया जाता है। यहाँ पर भी बना दिए, ऐसे बना दिए, कुछ इस तरह की। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गेट, दरवाज़ा, ये हमारा एक घर, दूल्हा दुल्हन आए हुए हैं और दूल्हा दुल्हन अब प्रवेश करेंगे। तो देखो कुछ इस तरह से, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि ऐसा ही नहीं होता, लेकिन एक तरफ इस तरह का बनता है और एक तरफ इस तरह। कोहबर विवाह अवसर पर बनाया जाता है और कोहबर के 3 भाग होते हैं। गोसाई घर मतलब कुल देवता का स्थान, कोहबर या फिर कोहबर घर का कोनिया। इन तीनों जगह पर चित्रांकन के अलग अलग रूप होते हैं। कोहबर चित्रांकन चतुष्कोणीय होता है, जिसमें तोता, कमल का पत्ता, बांस, कचली, मछली, कछुआ, अतिरिक्त नैना, जोगिन और सामा चकेवा के चित्रांकन की भी परंपरा रही है। और मधुबनी चित्रकला की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें कोई भी जगह खाली नहीं छूटना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? चलो तो आगे चले। प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला में रंग प्रयोग की विशेषता बताइए। बहुत अच्छा है कि क्या हम कितने भी तरह के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी भी तरह के, या कैसे भी रंग कहीं भी कर सकते हैं, या उनका कोई विशेष स्थान है, वो सब हमें जानना है इस प्रश्न के माध्यम से। मधुबनी चित्रकला में रंगों के प्रयोग की विशेष भूमिका है। इन चित्रकारिता में प्रयोग होने वाले रंग चित्रकार पहले स्वयं अपने परिजनों से घर में ही बनाते थे। पहले जब ये रासायनिक रंग नहीं थे या केमिकल जो कृत्रिम आर्टिफिशियल रंग है वो नहीं हुआ करते थे, तो पहले जो कलाकार हुआ करते थे, जो चित्रकार हुआ करते थे, वे अपने हाथों से प्रकृति के पत्ते, फूल, पत्तों, इन सब से रंग का निर्माण करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब रासायनिक रंग आ गए हैं। तो मधुबनी चित्रकला में रंगों के प्रयोग की विशेष भूमिका रही है। इन चित्रकारिता में प्रयोग होने वाले रंग चित्रकार पहले स्वयं अपने परिजनों से घर में ही बनाते थे। ये रंग विभिन्न फूल, फल, छाल आदि से बनने वाले रंगों में करजनी की फली, दीप की फुलियां, पेवरी, रामरस, सिंधु, नील, कोयला और बबूल की गोंद आदि से बनाए जाते थे, जिनमें बबूल की गोंद का सामान्य प्रयोग होता था।
मधुबनी चित्रकला में गोमूत्र, नील, गेरू, बकरी का दूध, कौड़ी, मोती, तांबा, तूतिया, लाल वर्त, रत्न आदि बने रंगों का भी प्रयोग होता था मधुबनी चित्रकला में। लेकिन अब इनके स्थान पर क्या आ गए हैं? रासायनिक रंग, क्योंकि अब ये तो रंग हो गए हैं दुर्लभ। तो रासायनिक रंग या कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल को कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, अर्थात मधुबनी चित्रकला में पहले कलाकारों के परिवार में निर्मित प्राकृतिक रंगों के ही, अर्थात मधुबनी है ना, निर्मित प्राकृतिक रंगों के प्रयोग होते थे, परंतु अब उसमें कृत्रिम रंग और रासायनिक रंगों का उपयोग आरंभ हो गया है। मिथिलांचल की इस चित्रकला में विभिन्न रंगों का प्रयोग इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि में मददगार भी सिद्ध हुआ है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला को ख्याति दिलाने में किस चित्रकार ने विशेष भूमिका निभाई? यूं तो हमने कई नाम सुने, कई चित्रकारों के नाम हमने जाने और जिनको अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। कुछ को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अलंकार से भी सम्मानित किया गया। अब यहाँ प्रश्न आया है कि मधुबनी चित्रकला को ख्याति दिलाने में किस चित्रकार ने विशेष भूमिका निभाई? ठीक है, तो मधुबनी चित्रकला को ख्याति दिलाने में प्रसिद्ध चित्रकार उपेंद्र महारथी जी ने, इनका नाम याद रखिएगा, प्रसिद्ध चित्रकार उपेंद्र महारथी ने विशेष भूमिका निभाई है। ये मिथिला की चित्रकारी से इतने प्रभावित हुए थे कि संपूर्ण बिहार की लोक चित्रकारी पर अध्ययन करने में वर्षों समय लगा दिया था इन्होंने। मिथिलांचल चित्रकला की विशिष्टताओं को उन्होंने उसके पूरे महत्व के साथ चित्रकला के विशेषज्ञों के समक्ष उजागर करने में विशेष भूमिका निभाई कि उसकी तह तक गए। बहुत उन्होंने शोध भी किया, रिसर्च भी किया और उसके बाद ये कह सकते हैं कि मधुबनी चित्रकला को कहते ही है, कह सकते हैं ना, ये कहा जाता है और ये सही है कि उपेंद्र महारथी जी ने ही मधुबनी चित्रकला को प्रसिद्ध किया या विशेष ख्याति प्रदान की। भूमि आकल्पन से आप क्या समझते हैं? परिचय दीजिए। तो भूमि जहां शब्द आ गया, भूमि शब्द आ गया मतलब भूमि पर या जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र। भित्ति आ गया मतलब दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र। पट आ गया मतलब कपड़े पर बनाए जाने वाले चित्र। हाँ, ये जरूर है कि अब पट चित्रकला को कागज और कैनवास पर भी बनाया जाता है। तो भूमि मतलब भूमि पर बनाए जाने वाले चित्र, यही है। भूमि आकल्पन का अर्थ है भूमि पर बनाए जाने वाले चित्र। बिहार में पूजा पाठ के समय कलश स्थापन की जगह पर अनिवार्य रूप से बनाया जाता है। इसे यहाँ चौका पूर्णा भी कहा जाता है। इस भूमि आकल्पन की परंपरा देश के प्रायः प्रत्येक प्रदेश की संस्कृतियों में दिखाई पड़ती है। बिल्कुल सही कहा है कि भूमि आकल्पन की जो परंपरा है वो देश के प्रत्येक प्रदेश की संस्कृति में दिखाई पड़ती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो। जब भी कोई पवित्र कार्य होता है, पूजा पाठ होता है, तो चौक तो जरूर पूरा ही जाता है। महाराष्ट्र में इसे रंगोली, गुजरात में साथिया, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में सांझी, पहाड़ी क्षेत्र में आंगी नाम से जाना जाता है। दक्षिण प्रदेशों का ओलम, असम की अल्पन भूमि आकलन के ही रूप हैं। इसे ही मिथिला में आश्विन या अरिपन भी कहा जाता है। मिथिला की यदि हम बात करें तो भूमि आकल्पन को ही आश्विन या अरिपन कहा जाता है। कहाँ? मिथिला में। ठीक है। मिथिला के किसी पूजा, उत्सव, अनुष्ठान या विवाह जैसे किसी भी पूजा, जैसे मांगलिक अवसर का भूमि चित्र हुआ है। वैवाहिक अरिपन में कमल, मछली, पुरन, कमल का पत्ता आदि के चित्र भी बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला में खाली स्थान क्यों नहीं छोड़े जाते? बताओ जल्दी। किसी को याद है? हमने चर्चा की थी कि मधुबनी चित्रकला में खाली स्थान क्यों नहीं छोड़े जाते। ऐसा माना जाता है कि खाली स्थानों पर बुरी आत्मा निवास कर जाती है, इसलिए उनको बहुत बारीकी से भर दिया जाता है, कहीं भी रिक्त स्थान छोड़ा ही नहीं जाता। मधुबनी चित्रकला के चित्रों में खाली स्थान नहीं छोड़े जाते हैं क्योंकि लोक मान्यता है कि इन खाली स्थानों में दुष्ट आत्माएं प्रवेश ना कर जाएं।
इसलिए चित्रों की खाली जगहों को भरने या सजावट करने में कलाकार की रुचि तथा श्रम के भरपूर प्रमाण मिलते हैं। वैसे स्थानों को फूल, पत्ते, टहनी आदि के चित्रों से भी भर दिए जाते हैं। अर्थात मधुबनी चित्रकला में खाली जगह नहीं छोड़ी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि खाली जगह छोड़ी तो वहां दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर जाएंगी। इसलिए वहां हर मतलब पूरी एक तो रेखा निर्मित होती है, लाइन के अंदर बनाई जाती है, बॉर्डर सीमित रहती है, तो उसमें इतनी बारीकी से फूल, पत्ती, पशु, पक्षी आदि के चित्र बना दिए जाते हैं ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे, और खाली रहेगी तो दुष्ट आत्माएं प्रवेश ना कर जाएं, ऐसी भी लोक मान्यता है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के दलित चित्रकार वाले रूप की कुछ सामान्य विशेषताएं बताइए। क्योंकि संभ्रांत परिवारों की अलग प्रकार से रंग उपयोग करते हैं, दलित वर्ग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं, वहीं ब्राह्मण और जो कायस्थ परिवार रहते हैं वो भी अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं। जबकि चित्रकला का जो रूप है, जो स्टाइल है, वो सेम है, लेकिन रंगों में कुछ तो अंतर है। आइए देखते हैं। प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला के दलित चित्रकार वाले रूप की कुछ सामान्य विशेषताएं बताइए। तो मधुबनी चित्रकला के कुछ दलित चित्रकारों ने संभ्रांत परिवारों को चित्रकारिता से हटकर इसके एक स्वतंत्र रूप का विकास कर लिया है। इन दलित परिवारों की भी अपनी परंपरा रही है। ब्राह्मण एवं कायस्थ परिवारों में विकसित शैलियों में रंग और चित्रण से सूक्ष्म भिन्नताएं मिलती हैं। मतलब सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी छोटी कुछ भिन्नताएं हैं, ऐसा नहीं है। हम दूर से देखेंगे तो हम लोग उन डिफरेंसेस को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन जो जानकार हैं वो जरूर समझ जाएंगे कि अच्छा ये दलित वर्ग द्वारा है, ये संभ्रांत वर्ग द्वारा है, ये ब्राह्मण वर्ग द्वारा है और ये कायस्थ वर्ग द्वारा है। तो कुछ सूक्ष्म भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इन दलित परिवारों में गोबर के रस तथा काले रंग के सहारे चित्रकारी होती है। इतना ध्यान रखना कि दलित परिवारों में जो मधुबनी चित्रकला होती है वो गोबर के रस या काले रंग के सहारे की चित्रकारी होती है। कहाँ? दलित परिवारों में। और उनके द्वारा गृहीत विषय लोक जीवन के यथार्थ से अपेक्षाकृत अधिक भरे होते हैं। जो उनके द्वारा गृहीत विषय है, जो भी उनका विषय है, वो अधिक ज्यादा भरे हुए रहते हैं। किसके? दलित वर्ग के। ठीक है, किसका यूज करते हैं वो? रंगों के स्थान पर गोबर के रस और काले रंग के सहारे उनके चित्र बने होते हैं। ओके, आशा करती हूं बहुत ध्यान से आपने हर एक प्रश्न को सुना है, समझा है, तो आपको समझ में आया। कि यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहे तो निसंकोच अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसके उत्तर देंगे। पहली बात तो यह है कि आपको डाउट रहेगा, नहीं रहा तो एक बार पुनः आप देखें तो समझ में आ जाता है। इसी प्रकार से हर एक विषय के वीडियोस आप देख सकते हैं आपके फेवरेट चैनल पर, जिसमें ना केवल स्कूल एजुकेशन ही फ्री प्रोवाइड की जाती है, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोज भी देख सकते हैं 100% फ्री, जिनमें शामिल है NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।